प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में कारको भाव नासाय की। कारको भाव नासाय कैसे जातक को उस भाव से संबंधित और उस भाव में जिन विशेष बातों का कारक होता है उससे संबंधित फल प्राप्ति में बाधा देता है, रुकावट देता है, हानि करता है, अर्थात सो फल प्राप्ति में बाधा देता है। आज हम इसी की चर्चा करते हैं। कारको भाव नासाय से स्पष्ट है कि कारक का अपने भाव में बैठना जरूरी होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल से पीड़ित होना उसका जरूरी है। कोई ग्रह कब पीड़ित होता है? जब उसके साथ पापी ग्रह बैठते हों या उससे दृष्टि का संबंध बनाते हों। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि इसी को कहेंगे कारको भाव नासाय। कारक अपने भाव में बैठा हो और पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो कारको भाव नासाय नियम लगता है। अब कारको भाव नासाय में क्या पूरे भाव से संबंधित सुफल की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस भाव में जिन विशेष बातों का वह कारक होता है, जिन विशेष चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसी के शुभ फल प्राप्ति में बाधा देता है या उसी की हानि करता है या उसी की फल प्राप्ति में चिंता व्यक्त करवाता है। चिंता कब होती है? जब आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, जो आप फल चाहते हैं वह नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, गुरु को पंचम भाव का कारक कहा गया है और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा, संतान और मंत्र सिद्धि का कारक कहा गया है मुख्य रूप से। अब गुरु का पंचम भाव में बैठना जरूरी है। राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे किसी पाप ग्रह से पीड़ित होना जरूरी है। शिक्षा में अवरोध, रुकावट आएगा, लापरवाही हो सकती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति में, या उससे संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। क्योंकि मात्र एक नियम से यह नहीं कहा जा सकता कि वह फल मिलेगा ही नहीं। वह फल मिलेगा, कारको भाव नासाय अपना काम करेगा, उस भाव से संबंधित चिंताएं व्यक्त करवाएगा, अवरोध, रुकावट, मुसीबतें आपको देगा, लेकिन मिलेगा अगर भाव, भावेश और कारक तीनों पीड़ित ना हो। अब समझिएगा, ज्योतिष शास्त्र में तीन बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक भाव, दूसरा भावेश और तीसरा कारक। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव के कारक हैं और उनकी मेष राशि वृश्चिक लग्न कुंडली में पड़ेगी। अब अगर यहीं पर देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाए राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे पापी ग्रहों से, तो आप कहेंगे कि पंचम भाव पर राहु, केतु, मंगल या शनि में से किसी पाप ग्रह का प्रभाव पड़ा। पंचम भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति वहीं पर बैठा हुआ है। तो मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हुए, अर्थात भावेश भी पीड़ित हुआ। भाई भाव पर भी एक साथ दृष्टि पड़ी या युति का संबंध बना, भावेश भी गया और पंचम का कारक कौन है? शिक्षा, संतान, मंत्र सिद्धि का गुरु। तो भाव, भावेश, कारक तीनों एक साथ आपके पीड़ित हो गए। निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, देरी आएगी, रुकावट आएगी। जो पापी ग्रह उस पर प्रभाव डालेगा उसके नैसर्गिक गुणधर्म और स्वभाव के अनुसार, जैसे मान लीजिए शनि का पाप प्रभाव आपको आ गया, वृश्चिक लग्न कुंडली में शनि का पाप प्रभाव पंचम भाव पे आ गया दृष्टि से या उदय से, तो शनि ने पंचम भाव को पीड़ित किया, पंचमेश गुरु को और कारक गुरु को भी पीड़ित किया। अब शनि आपको पता है अवरोध का कारक, रुकावट का कारक, संघर्ष का कारक, बाधाओं का कारक, देरी का कारक है। संतान प्राप्ति में देरी करेगा, शिक्षा प्राप्ति में अवरोध, रुकावट, मुसीबतें खड़ा करेगा। यह निश्चित तौर पर रिजल्ट आता है और आएगा। अब बात को समझिएगा, क्या पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वाग्रही होकर या ऐसे ही पीड़ित हो गए तो कारको भाव नासाय से क्या वह जातक शिक्षित नहीं होगा? निश्चित रूप से शिक्षित होगा मेरे भाई। लेकिन समस्या क्या आएगी? आप शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पता चले आप देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, दैवीय कृपा के कारक हैं, और पंचम से पंचम नवम भाव जो कि भाग्य का है और भावात भाव में शिक्षा को भी, उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करेगा, तो देवगुरु बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी आ जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम से पंचम नवम भाव पर दृष्टि आ गई तो भाग्यवश, दैवीय कृपावश आपको शैक्षणिक डिग्रियां मिल जाएंगी। लेकिन पता चले आपने मेहनत नहीं कर पाया, एग्जाम में खूब संघर्ष करना पड़ा, ज्ञान अर्जन में आपको देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान विवेक के भी कारक हैं, तो ज्ञान अर्जन में आपको बाधाएं, रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर डिग्री मिल जाएगी, आप शिक्षित भी रहेंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही हो सकती है और रुकावट और बाधाएं आ सकती हैं।
ये कारको भावनाशय का एक नियम था। दूसरा उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अष्टम भाव का कारक शनि है। शनि अष्टम भाव में बैठे तो दीर्घायु देता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम मुख्य रूप से तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों में से आयुष यानी कि आपकी दीर्घायु, आपकी उम्र और लंबी चलने वाली बीमारियां देखते हैं, और शनि इनमें से इन दो चीज़ों का विशेष कारक होता है। तो शनि को अष्टम भाव में बैठा दीजिए आप, और शनि को पीड़ित कर दीजिए, और स्वग्रही भी कर दीजिए तो और मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव को भी पीड़ित किया, अष्टम भाव का स्वामी शनि मकर राशि पड़ जाए तो उसको भी पीड़ित किया। मान लीजिए कि अष्टम मिथुन लगन की कुंडली में अष्टम भाव में शनि अष्टमेश होकर बैठा है, तो अष्टमेश होकर शनि अष्टम में बैठा और पाप ग्रह के प्रभाव में आ गया, राहु केतु मंगल जैसे किसी पाप ग्रह के, तो नैसर्गिक पापी ग्रह की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो अष्टम भाव गया, अष्टमेश शनि गया और कारक शनि तीनों गए। निश्चित रूप से शनि दीर्घकालीन बीमारी देने का कारक है, तो शरीर में कोई लंबी चलने वाली बीमारियां हो सकती हैं जो कि स्लो धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाती हैं। फिर अष्टम भाव से आयुष देखते हैं और उसका कारक है और स्वामी भी है, पीड़ित है, तो दीर्घायु की जगह मध्यम आयु कर देगा, उम्र तो आपका कमजोर कर देगा। इस तरीके से कारको भावनाशय नियम लगता है। अब कुछ चीज़ों को और भी आप समझ लीजिए। कारको भावनाशय तभी लगता है जब कारक अपने भाव में बैठकर पीड़ित हो, लेकिन अगर कारक अपने भाव में बैठा और पीड़ित ना हो तो उसका सुफल देखने में आता है। पहला नियम, अगर कारक अपने भाव में बैठा हो और साथ में स्वग्रही हो, जैसे गुरु को बैठाया था, मीन राशि का था, तो और भी अच्छा फल करेगा, क्योंकि कारक अपने भाव में बैठा और साथ में स्वग्रही हो गया तब तो बेहतर फल करेगा। और अगर कारक अपने भाव में बैठे, अपनी ही राशि का बैठे, और जिस तरीके से कारको भावनाशय में पाप प्रभाव था, ठीक इसके विपरीत अगर यहाँ पर नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, जैसे मान लीजिए गुरु बैठा और शुक्र की दृष्टि आ जाए, शुक्र की युति आ जाए, तो जातक पंचम भाव से संबंधित शुभ फल को प्राप्त करेगा। और उनमें भी गुरु जिन जिन चीज़ों का कारक है, मंत्र सिद्धि का कारक है, संतान का, और संतान में मुख्य रूप से पुत्र का कारक है, और शिक्षा का कारक है, ज्ञान विवेक बुद्धि का कारक है, इन सब चीज़ों की भरमार हो जाएगी, अर्थात शुभ फल प्राप्ति मिलेगी। संतान उच्च कोटि की शिक्षित होगी, आध्यात्मिक होगी, धार्मिक होगी, पिता के वचनों को मानने वाली होगी। आप खुद शिक्षित होंगे, ज्ञानवान विवेकवान होंगे, देवी देवता में, इष्ट में भरोसा रखने वाले होंगे, आस्तिक प्रवृत्ति के होंगे, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर नियम पर व्याख्या कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही बात करेंगे। तो ये नियम आप ठीक समझिएगा। ठीक इसके विपरीत कारको भावनाशय के अगर कारक अपने भाव में हो, स्वग्रही हो, शुभ प्रभाव में हो, तो सोने पे सुहागा, पंचम भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। और अगर पीड़ित है तो कारको भावनाशय से उस भाव से संबंधित और जिन जिन चीज़ों का ग्रह उस भाव में कारक होता है, विशेषकर उसकी प्राप्ति में बाधाएं, रुकावटें आती हैं, सुफल प्राप्ति में संघर्ष होते देखा गया है। यह निश्चित रूप से होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कारको भावनाशय समझ में आया होगा। साथ में एक चीज़ आपको और बता दें, किसी भी भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति के लिए मात्र एक नियम आप अप्लाई नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र प्लस माइनस के सिद्धांत पर चलता है, अर्थात आनुपातिक रिजल्ट पर। किसी भी भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति में कितने भाव शुभ फल देने वाले हैं, कितने भाव अशुभ फल देने वाले हैं, उस भाव से संबंधित कितने ग्रह उस भाव से संबंधित कितने ग्रह संबंध बनाने वाले शुभ फल दे रहे हैं और कितने ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, उनका आनुपातिक परिणाम ही आपका रिजल्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि कारको भावनाशय आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष से संबंधित अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, किसी फलादेश से संबंधित किसी प्रश्न को आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ही कुछ क्वेश्चन की मात्रा कलेक्ट हो जाएगी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लाइव आकर या ऐसे ही आपके सभी प्रश्नों का सटीक और तार्किक जवाब देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। अगर आप हमसे अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 5 से 1 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से हम आपकी कुंडली की विवेचना करें, तर्क और तथ्यों पर संपूर्ण कुंडली की विवेचना, और साथ में आपके भी सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दें, तो आप इसके लिए हमको 1100 रुपया दक्षिणा शुल्क कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं। मैं ज्योतिष गुरु पंडित राघवेंद्र उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। आप सहभागी बने, ज्योतिष में अपना ज्ञानवर्धन करें। मैं आपसे एक वचनबद्ध होता हूं कि ज्योतिष में फलादेश से संबंधित इतने अकाट्य सिद्धांत दूंगा कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।